गुड मॉर्निंग। अपने ऑनलाइन क्लास में 7वां लेसन वाष्पोत्सर्जन रनिंग में है। आज इस 7वें लेसन का 5 पीरियड लेक्चर नंबर 5 और आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चार क्लास हो चुकी हैं पिछली, और 4 क्लास में कंटिन्यू ये बताया जा रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है या प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से संपन्न होता है, इसके बारे में अपन पिछली क्लास में भी अध्ययन कर चुके हैं। अपन ये कहते हैं कि देखो, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन और वाष्प किसकी बनती है? जल की बनती है। तो जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब अपन जनरली अपन दिमाग लगाएं, अपन जनरली सोचे पानी कब उड़ेगा ज्यादा? उड़ने का मतलब पानी का वाष्प बनना। अपन पानी को उड़ने कहते हैं कि पानी भरा है और कुछ समय बाद पानी खत्म हो जाता है, तो पानी वाष्प के रूप में वातावरण में उड़ जाता है, ये कहते हैं जनरली अपन। तो पानी का जो वाष्पोत्सर्जन है ना, वो किस किस प्रकार से ज्यादा होता है, किस किस प्रकार से कम होता है, और उसे भी क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। इसलिए क्या होता है, ये फैक्टर्स है ना, कारक है ना, इन कारकों को 2 भागों में बांटा है। ये तो कहलाता है बाह्य कारक, और एक कहलाते हैं आंतरिक कारक। एक कहलाता है बाह्य कारक, एक कहलाता है आंतरिक कारक। 2 प्रकार के फैक्टर्स पड़ेंगे, एक तो बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। बाह्य कारक जनरली प्रकाश है, तापमान है, मृदा, प्राप्य जल, मृदा प्राप्य जल है, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, मृदा प्राप्त जल हो गया, वायुमंडलीय आर्द्रता है। जो बाह्य वातावरण में प्रेजेंट्स होते हैं, जो हम भौतिक कारक कहते हैं, ये सब भौतिक कारक किसमें आते हैं? ये बाह्य कारकों में आते हैं। ताप, दाब, सांद्रता जनरली नॉर्मल लेके चलते हैं, पढ़ते भी हैं। बाह्य वायुमंडलीय ताप में कौन सा आता है, जिनको अपन भौतिक कारक भी कह सकते हैं? ताप, दाब, सांद्रता, आर्द्रता, ये सब किसमें आती हैं? ये बाह्य कारक में आती हैं। और आंतरिक कारक में क्या आती हैं? रंध्रों की संख्या है, पत्ती की संरचना है, पत्ती की स्थिति है, ये सब किसमें आएंगे? ये आंतरिक कारकों में आते हैं। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं इसमें? वायुमंडलीय तापीय पर लिख सकते हैं। ये सब किसमें आते हैं? ये सब बाह्य कारकों में आते हैं। ये सब किसमें आते हैं? ये आंतरिक कारकों में आते हैं। एक एक को पहले मैं जनरली आपको नॉर्मल बता देता हूं, फिर एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखो, सीधी सी बात ये मान के चलो कि अपने पास ये कोई जलपात, नॉर्मल बता रहा है एग्जाम्पल, प्लांट्स की बात नहीं कर रहा मैं भी। इसमें अपन ने क्या भर रखा है? इसमें पानी भर रखा है। क्या भर रखा है? पानी भर रखा है।
ये अपन कितने लेते हैं, ये दो पात्र हैं, एक पात्र ए हो गया और एक पात्र अपने पास क्या हो गया, बी हो गया। ये पात्र बी हो गया। जनरली किसी बात कर रहे हैं, प्रकाश की, और प्रकाश ज्यादा होगा तो तापमान भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात ये है। प्रकाश ज्यादा होगा तो तापमान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे एक जो पात्र ए है, इस एक पात्र को तो अपन छाया में रख दें, ठंडे क्षेत्र में रख देते हैं, और एक पात्र जल पात्र है, इसको अपन धूप में रख देते हैं, तेज प्रकाश में रख देते हैं। अब आप जनरली दिमाग लगाओ, पानी किसमें से ज्यादा वाष्पित होएगा? आपका आंसर होगा सर धूप वाले में से ज्यादा होएगा। अब जो पानी धूप के कारण जो वाष्पोत्सर्जित हुआ है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन है। अब इसमें पानी कम वाष्पित हुआ है, इसमें पानी ज्यादा वाष्पित हुआ है, तो प्रभावित किसने किया? प्रकाश की मात्रा ने किया। तो इसलिए क्या है, प्रभावित करने वाला कारक में आ गया ये। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना, इन प्लांट्स में क्या होता है, ये लीफ होती है, क्या होती है, पत्ती होती है, और इन पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। जब इन पत्तियों पर प्रकाश आपतित होता है, क्या करेगा, प्रकाश करेगा, और जैसे इन पत्तियों पर प्रकाश आपतित होएगा तो इस प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र होते हैं ना, ये रंध्र क्या होते हैं, खुलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी अपन ने पढ़ा भी है रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया में ये पढ़ा था कि प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं और रात के समय रंध्र बंद होते हैं। जब प्रकाश इस पत्ती पर आपतित होगा तो इन पत्तियों में रंध्र पाए जाएंगे, तो ये रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और जैसे ही रंध्र खुलेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, जनरली निकलेगा। तो जब प्रकाश गिरेगा तो रंध्र खुलेंगे, और रंध्र खुलेगा तो पानी बाहर निकलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जितना प्रकाश ज्यादा गिरेगा उतना वाष्पोत्सर्जन दर भी ज्यादा होगी, राइट। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी अपन जनरली एग्जांपल लेते हैं। आपके पास दो कपड़े हैं, एक को आपने छाया में सुखा दिया, एक को आपने धूप में सुखा दिया। अब मैं पूछूंगा कि कौन सा जल्दी सूखेगा, तो आप भी क्या कहोगे, अरे सर धूप वाला सूखेगा। अब धूप वाला क्यों सूखा, क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ा तो जल का वाष्पीकरण हुआ, और वाष्पीकरण हुआ तो कपड़ा जल्दी सूखा। तो सेम प्रोसेस वही तो है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा और दिन के समय टेम्परेचर होता है, रात में तो प्रकाश गिरेगा नहीं, तो टेम्परेचर कम होता है। इस प्रकाश के कारण रंध्र खुले, और रंध्र खुले तो टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से जो पानी बाहर निकला था वो पानी क्या हो गया, वाष्पित हो गया। मैं आपको जनरली एग्जांपल बताता हूं, आगे आएगा। मान लो दिन के समय प्रकाश गिरा, रंध्र तो खुलेंगे, अब टेम्परेचर नहीं है तो पानी तो निकलेगा ना, रंध्रों से निकलेगा। और इसका जनरल एग्जांपल आप देखते हैं, दिसंबर जनवरी के महीने में जनरली आप देखते हैं घास की जो पत्ती होती है उनके किनारे पर छोटी छोटी बूंदे आ जाती है। वो बूंदे कहां से आई, वो बूंदे पानी के रूप में जो छिद्र खुला था वहीं से पानी आया, लेकिन टेम्परेचर नहीं होने के कारण उस पानी का वाष्पोत्सर्जन बाहर वायुमंडल में नहीं हो पाया। तो इसलिए कह रहे थे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो उसी तो क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मृदा प्राप्त जल, सीधी सी बात यह है, जितना पानी ज्यादा मृदा में होएगा तो अवशोषण भी ज्यादा होएगा, और जितना अवशोषण ज्यादा होएगा तो वाष्पोत्सर्जन भी उतना ही ज्यादा होएगा। जब पानी नीचे से आ नहीं रहा है तो वाष्पोत्सर्जन क्या होएगा, कम हो जाएगा। जनरली एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको, जैसे मान लो अपने बांदीकुई की बात करें, अपने बांदीकुई में मान लो किसी के घर में तो बोरवेल हो रही है, समरसेबल बोरवेल है, और उसमें खूब पानी है, और खूब पानी है, तो पानी तो अतिरिक्त मात्रा में पानी आ रहा है, तो अतिरिक्त मात्रा में खर्च करेंगे नहीं करेंगे। जितना पानी की आवक ज्यादा हो रही है तो उतना ही पानी का वेस्ट भी ज्यादा हो रहा है। और एक मान लो किसी के विचार हो गए, नल आ रहा है, और नल कितने दिनों में आता है, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, तो उनको उस पानी का स्टॉक 7 दिन तक रखना पड़ता है। तो आवक कम हुई तो पानी के फैलाने की, अपव्यय करने की दर भी उतनी कम होगी।
तो सेम प्रोसेस है, जब मृदा से जब पानी का मूलों में अवशोषण नहीं होएगा और पत्ती कहेगी पानी ला, मूल कहेगी नहीं है। पत्ती क्या कह रही है कि पानी दे, बेचारा जाइलम बाल्टी लेके मूल के पास गया और मूल से कहता है ला पानी दे, पत्ती मांग रही है। मूल क्या कहेगी नहीं है। अब जाइलम राम जी दोबारा पत्ती के पास पहुंचे, कह रहे मूल के पास पानी नहीं है जिससे काम चला ले। तो जितनी आवक, जितना अवशोषण कम होएगा उतना ही वाष्पोषण दर कम होगी, और जितना पानी का अवशोषण ज्यादा होएगा उतनी वाष्पोषण ज्यादा होगी। तो जितना मृदा में प्राप्त जल ज्यादा होएगा तो इनमें वाष्पोषण भी ज्यादा होगी। आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है? नमी। आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी होती है, पर जनरली मानते हैं कि आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी होती है। और जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, अपन मानते हैं कि बरसात के दिनों में जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, ये वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है? ज्यादा होती है। अपन सीधी सी बात देखें कि जब अपन किसी चीज को नमी में सुखाएंगे, जहां पर नमी ज्यादा है, ओस ज्यादा गिर रही है, वहां सुखाएंगे तो वहां कपड़े सूख जाएंगे क्या? नहीं सूखेंगे ना। तो इसलिए क्या होता है, जब नमी ज्यादा होगी तो वाष्पोषण सीधी सी बात है कि क्या होगी? कम हो जाएगी। जहां पे वायुमंडलीय आर्द्रता ज्यादा होती है वहां पर वाष्पोषण दर उतनी ही कम होगी, ये ध्यान रखना है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब भी क्या होता है? जितना दाब ज्यादा होएगा उतना वाष्पोषण दर भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे दाब का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वाष्पोषण की दर कम होती जाएगी। कुल मिलाकर ये कहे कि आर्द्रता और वायुमंडलीय मान का बढ़ाने पर जो वाष्पोषण दर होती है, ये वाष्पोत्सर्जन दर कम होती जाती है। इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं कि जो वाष्पोषण क्रिया है ये बाह्य वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। पर्ण संरचना, पर्ण की संरचना मतलब जो पत्ती जितनी ज्यादा बड़ी होगी, रंध्रों की संख्या उतनी ज्यादा होगी, तो वाष्पोषण भी उतना ही ज्यादा होगा। पर्ण दिक् विन्यास, ये आप सुन लीजिए, पर्ण दिक् विन्यास क्या होता है? पर्ण दिक् विन्यास का मतलब क्या होता है कि जैसे पत्तियां प्लांट्स में लगी होती हैं, जैसे प्रकाश गिरे, प्रकाश कहां से आएगा? ऊपर से आएगा। यदि ये पत्तियां प्रकाश के समांतर न होकर के यदि समकोण पर होती हैं, जैसे पत्ती चौड़े, पूरा पूरा प्रकाश पूरी पत्ती पर गिरे, एक कड़ी से तो पत्ती लगने की हो सकती है, और एक क्या होता है, कुछ पत्तियां मान लो यूनिट की होती हैं, अब प्रकाश भी यूं आ रहा है और पत्ती भी यूनिट लग रही है, पृष्ठ सतह भी, तो दोनों क्या हो गए? समांतर हो गए, तो प्रकाश इस पे नहीं गिरेगा, तो वाष्पोषण क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अतः जो पत्तियां जिनका विन्यास दो प्रकाश विन्यास है, जिनका विन्यास इसके समकोण पर होता है, प्रकाश के समकोण पर पत्ती लगी होती है, उनका वाष्पोषण ज्यादा होता है, और जो पत्तियां प्रकाश के समांतर होती हैं उनका वाष्पोषण उतना ही कम होता है। ये जनरली टॉपिक्स हैं। सबसे पहले टॉपिक डालिएगा, आज का टॉपिक डालो, सबसे पहले पॉइंट डालो, वाष्पोषण को प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक डालो सबसे पहले। कल का जो लास्ट टॉपिक खत्म किया था उसी के जस्ट आगे लिखना है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक डालिए। इसमें लिखो, एक लाइन में लिखा देता हूं, बोल के आप लिखिएगा। पादपों में वाष्पोत्सर्जन दर को, पादपों में वाष्पोत्सर्जन दर को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। ये सेम न्यू में बना लो।
सेम बना लो, कारक डाल करके, दो कारक, नंबर एक बाह्य कारक, दूसरा आंतरिक कारक, सेम यू पे बनाओ इसको, और इधर बाह्य कारक में ये पॉइंट डालना है और आंतरिक कारक में ये पॉइंट डालना है। फिर मैं एक एक करवाता हूं, पहले इसको सेम यू पे बनाइए। हो गया। अब टॉपिक डालिए नंबर एक, बाह्य कारक। पहला पॉइंट डालिए नंबर एक, बाह्य कारक। लिखो, वायुमंडल में पाए जाने वाले वायुमंडल में पाए जाने वाले कारक बाह्य कारक या भौतिक कारक, बाह्य कारक या भौतिक कारक कहलाते हैं। ये कारक निम्न प्रकार पाए जाते हैं। नंबर डालिए, प्रकाश। प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं एवं रंध्रों के खुलने से जल का निष्कासन होता है। प्रकाश की मात्रा अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन दर अधिक होती है। ये मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश होता है ना, ये प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और मैंने आपको जब भी कहा था कि प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं, और जब रंध्र खुलेंगे तो ही रंध्रों के खुलने से ही पानी का बाहर निष्कासन होगा, और जब पानी बाहर निष्कासित होगा तो ही पानी का वाष्पोत्सर्जन होगा। तो इसलिए क्या होगा कि जितनी प्रकाश की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। सो नोट कीजिए, सेम नोट करते जाओ, मैं लिखते जा रहा हूं, नोट करते जाओ यूं क्यों। एक नंबर एक हो गया प्रकाश,
नंबर 2 वायु। वायु भी वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करती है। तेज वायु में वाष्पोत्सर्जन दर अधिक होती है। आपके आसपास कोई खेती करने वाला हो या आपने कभी खेती करते हुए देखा हो तो आपने ये सुना होगा कि जब अपन किसी खेत में अपन बीज डालते हैं, बीज कब डालते हैं? जब उस खेत में पानी की नमी पाई जाएगी, क्योंकि नमी के कारण बीज अंकुरित होते हैं। बारिश हुई और बारिश होने के बाद में अपन खेत में बीज डाल देते हैं। आपने ये सुना होगा कि जैसे अपन खेत में बीज डालते हैं और बीज डालने के जस्ट अगले दिन से ही मान लो तेज हवा चलने लग गई, तो वो किसान क्या कहता है? किसान ये कहता है कि पता नहीं फसल उगेगी या नहीं उगेगी, बीज उगेगा या नहीं उगेगा। फिर अपन पूछते हैं क्यों? क्योंकि तेज हवा चलने से वाष्पोत्सर्जन दर ज्यादा हो जाती है, और तेज हवा चलने से क्या होता है कि मृदा में जो नमी पाई जाती है ना, उसका वाष्पन ज्यादा हो जाता है। और जब वाष्पन ज्यादा हो जाएगा तो जितनी नमी बीज को अंकुरित होने के लिए चाहिए ना, वो नमी उसको अवेलेबल नहीं हो पाती है, और ऊपर की सतह सूखने से बीज कैसा रह जाता है? वो बिना अंकुरण के ही पड़ा रह जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जब तेज हवा ज्यादा चलती है तो वाष्पोत्सर्जन दर भी ज्यादा होती है। ठीक है, नोट कीजिए। वायुमंडल में तापमान के बढ़ने से आर्द्रता में कमी होने लगती है। तापमान में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन दर भी बढ़ती है। सीधी सी बात है, अपने जब ये कहता है प्रकाश तेज होएगा और टेम्परेचर जितना ज्यादा होएगा तो वाष्पोत्सर्जन उतना ही ज्यादा होएगा। 3 हो गए, साथ साथ नोट करते जाओ। 3 हो गए। मृदा में प्राप्त जल की मात्रा अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन दर भी बढ़ती है। वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होने से
वाष्पोत्सर्जन दर में कमी आती है। वाष्पोत्सर्जन दर में कमी आती है। और लास्ट उसके अपने पास वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है। ये कौन से हो गए? ये अपने पास बाह्य कारक हो गए। एक ही दो लाइंस लिखनी है, डिटेल ज्यादा नहीं लिखनी है इनकी। 6 पॉइंट्स हैं, 6 के 6 पॉइंट्स नोट कीजिए। नंबर डालो आंतरिक कारक। दूसरा पॉइंट डालिए नंबर 2 डाल के आंतरिक कारक। और इसमें पहला पॉइंट डालिए पर्ण की संरचना। पर्ण का आकार बड़ा होने पर पर्ण का आकार बड़ा होने पर वाष्पोत्सर्जन दर अधिक होती है। पर्ण में रंध्रों की संख्या अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन दर अधिक होती है। ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था अभी रंध्र रचना बता देता हूं कि रंध्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वाष्पोत्सर्जन उतनी ज्यादा होती है। मैंने कहा था आपको मृसुले पादपों में रंध्र या तो अंदर धसे होते हैं या उस पर क्यूटिकल परत पाई जाती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन दर कम पाई जाती है। मृसुलीय पादपों की पत्तियों पर क्यूटिकल परत की उपस्थिति के कारण वाष्पोत्सर्जन दर कम पाई जाती है। यदि रंध्र अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, अंदर की ओर धसे होते हैं
तो उनमें भी वाष्पोत्सर्जन दर धीमी होती है। हो गया? जिन पादपों में पत्तियां आपतित प्रकाश के समकोण पर होती हैं, उनमें वाष्पोत्सर्जन दर अधिक होती है। मैं आपको बताया था कि यदि पत्ती आने वाले प्रकाश के समकोण पर होगी, यदि पूरे पृष्ठ पर यदि प्रकाश आके गिर रहा है तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जैसे वाले प्रकाश ऊपर से नीचे आ रहा है, पत्ती भी कैसी है, मान लो खड़ी हुई अवस्था में, तो प्रकाश इसकी सतह पर गिरेगा नहीं, वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि पादप की पत्तियां आपतित प्रकाश के समांतर होती हैं तो उनमें वाष्पोत्सर्जन दर धीमी होती है। ये कहलाता है पर्णदीप विन्यास। मूल पैरोय अनुपात मूल पैरोय अनुपात अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन दर अधिक होती है। कंप्लीट। ये प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक लिए वाष्पोत्सर्जन का महत्व। अगला टॉपिक डालिए वाष्पोत्सर्जन का महत्व।
देखो रसारोहण पढ़ा है, रसारोहण कौन सा वाला, वो जाइलम अपन ने काटा था ना, बालसम का पेड़ लगाया था रेड कलर के पानी में, रेड कलर का पानी पत्तियों में पहुंच गया, धारियां बन गई थी। रसारोहण का मतलब पानी का ऊपर चढ़ना। वो अपन ने बताया था कि किस आधार पर कह सकते हैं कि रसारोहण क्रिया जाइलम द्वारा होती है। और जो नीचे का पानी है ना, वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी कहा जाता है हमेशा नीचे जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी ऊपर की ओर चढ़ता है ना, उसे वो क्या कहते हैं, वाष्पोषण कहते हैं। और वाष्प में मैंने आपको पढ़ाया था सहसंजन तनाव, कि जितना ज्यादा पानी का वाष्पोषण हो जाएगा, पानी का खिंचाव उतना ही ज्यादा होएगा। तो रसारोहण क्रिया भी तो यही है। तो रसारोहण क्रिया किस पे डिपेंड करती है, वाष्पोत्सर्जन पर ही डिपेंड करती है। वाष्पोत्सर्जन नहीं होएगा तो रसारोहण उतना ही कम होएगा। वाष्पोत्सर्जन से जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। वही बात है, रसारोहण और पानी को ऊपर चढ़ना। और जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी तो ही तो मूल पानी खींचेगी। जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगी तो मूल पानी क्यों खींचेंगी, क्योंकि दो प्रकार का पढ़ा था हमने, निष्क्रिय जलावशोषण और सक्रिय जलावशोषण। निष्क्रिय जलावशोषण सबसे ज्यादा होता है, सक्रिय जलावशोषण तो ऊर्जा की प्रेजेंस होता है, जब मूल दाब उत्पन्न होता है, उपापचय क्रिया होती है तो होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया है निष्क्रिय क्रिया है, जब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण उतना ही ज्यादा होगा। फलों का मीठा होना वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। जितना वाष्पोत्सर्जन प्लांट्स में ज्यादा होता है फलों में, फल उतने ही ज्यादा मीठे होते जाते हैं। और जो आपने पढ़ा होगा फलों पर वातावरण पाए जाते हैं, इनसे क्या होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है और फल कैसे हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महत्व है वाष्पोत्सर्जन के जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, इनको नोट कीजिए। आज क्या हुआ, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, एक बाह्य कारक, दूसरा आंतरिक कारक, और एक टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। आज की क्लास का इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में बिंदु स्राव पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में होगा। आज क्लास के लिए धन्यवाद।